नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। एक पुरानी कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, जिसे पूरी तरह से चरितार्थ करते हुए भाजपा ने विश्वगुरु भारत की परिकल्पना या यूं कहें मदर ऑफ डेमोक्रेसी की नई परिभाषा गढ़ी है। उसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी में सत्ता की मलाई खाने के लिए पार्टी डेमोक्रेसी के मायने खुद बना लेती है। कभी अटल आडवाणी युग में सिद्धांतों पर चलने वाली भाजपा मोदी युग में किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। शायद इसीलिए बीजेपी की गंगा में नहाकर कोई भी सियासी बगुला भगत हो जाता है, वो चाहे महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हो या फिर पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह। हाँ, ये अलग बात है कि कभी बीजेपी के स्तंभ माने जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार सरीखे नेताओं का अब कहीं अता पता नहीं। उन्हें नई भाजपा ने अपने नए दफ्तर के किसी अलमारी में रख दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी के पास अपने काडर बेस के दमदार नेताओं का ही टोटा है, जिसे भरने के लिए उसे आयातित नेताओं की जरूरत पड़ती रहती है, या फिर पार्टी को अपने जमीनी नेताओं की क्षमता पर ही शंका है। अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार को साल 2024 के चुनाव में फिर से लाने के लिए बीजेपी ने 3 राज्यों के 96 सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी कुछ दलबदलू नेताओं को ही सौंपी है। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि बीजेपी अभी भी जिन राज्यों में विपक्ष में है, उनमें अधिकांश जगहों पर संघ और बीजेपी का मजबूत संगठन नहीं है। उदाहरण के लिए बिहार और बंगाल में कई जिलों में बीजेपी के पास जमीनी नेताओं की घोर कमी है, यानी पार्टी इन राज्यों में लोगों तक मजबूती से अपनी विचारधारा को नहीं पहुंचा पा रही। यही वजह है कि पार्टी ऐसे ही आयातित नेताओं के सहारे यहां पकड़ बनाना चाहती है। पार्टी दूसरे दल के उन नेताओं को साधती है जिसका एक बिरादरी या क्षेत्र पर अच्छी पकड़ हो और पार्टी में नेपथ्य में चल रहे हों। शुभेंदु, हेमंत और सम्राट का किस्सा भी कुछ इसी तरह का है। बिहार, बंगाल समेत अधिकांश विपक्षी राज्यों में पार्टी के आक्रामक छवि वाले नेताओं की बेहद कमी है। इसी की भरपाई करने के लिए पार्टी ऐसे दलबदलू नेताओं का सहारा लेती है। दल बदल कर आए नेता बयानों के जरिए माहौल बनाने में माहिर होते हैं। इन नेताओं को मीडिया का भी खूब फुटेज मिलता है, जिससे राज्यों में लोगों के बीच भाजपा की चर्चा चलती रहती है। जैसे 9 साल में 3 बार पाला बदलने वाले सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बिहार की कमान सौंप रखी है। बिहार ही नहीं, बंगाल, झारखंड और असम में पार्टी दल बदलुओं को बड़ी जिम्मेदारी पहले ही दे चुकी है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल बीजेपी हाईकमान का दल बदलुओं को कमान देने का प्रयोग नया नहीं है। बिहार से पहले असम, बंगाल से लेकर झारखंड तक पार्टी दूसरे दल से आए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे चुकी है। दल बदलुओं को बागडोर देने का प्रयोग असम में हिट भी रहा है, जबकि बंगाल में भी बीजेपी को इससे मजबूती मिली। साल 2014 के मुकाबले बीजेपी 12 से अधिक राज्यों में सरकार बना चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पास महज 5 राज्यों में सरकारें थीं। अब उड़ीसा, बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में पार्टी जड़ें जमा चुकी है, जबकि महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में गठबंधन के साथ सरकार में है। पिछले 9 सालों में सत्ता में आने के लिए बीजेपी कई प्रयोग कर चुकी है। इसी में एक प्रयोग दल बदलुओं को तरजीह देने का भी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 9 साल में 3 बार पाला बदल चुके सम्राट बिहार के कद्दावर ओबीसी नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं। सम्राट ने 1990 में छात्र राजनीति से पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। 1999 में बिहार में राजनीतिक उठापटक का दौर जारी था। इसी बीच कोयरी विधायकों को साधने के लिए लालू यादव ने शकुनी चौधरी को साधा। समझौते के तहत राबड़ी सरकार में साल 1999 में सम्राट चौधरी को मंत्री बना दिया गया। सम्राट चौधरी के मंत्री बनते ही विपक्ष का हल्ला बोल शुरू हो गया। विपक्ष का आरोप था कि सम्राट चौधरी को लालू यादव ने कम उम्र में ही मंत्री बनवा दिया है।
काफी हंगामे के बाद राबड़ी देवी ने सम्राट से इस्तीफा ले लिया। साल 2000 में परबता सीट से सम्राट चौधरी विधायक चुने गए। 2010 में लालू यादव ने सम्राट चौधरी को विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनवाया, लेकिन चौधरी 2014 में तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने आरजेडी के 13 विधायकों के साथ पार्टी तोड़ दी। 2014 चुनाव से पहले आरजेडी के लिए यह बड़ा झटका माना जाता था। सम्राट पर इस दौरान विधायकों से धोखे में हस्ताक्षर करने के आरोप भी लगे। बाद में सम्राट चौधरी ने पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की और कहा कि सजायाफ्ता व्यक्ति किसी पार्टी का अध्यक्ष नहीं रह सकता। हालांकि कोर्ट ने चौधरी की यह याचिका खारिज कर दी। साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता आने के बाद मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए। सम्राट चौधरी को मांझी कैबिनेट में जगह मिली। एक साल के भीतर ही जेडीयू में खटपट शुरू हो गई और नीतीश ने मांझी से इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बगावत कर दी। मांझी के बगावत में सम्राट चौधरी ने भी साथ दिया और वे 2015 में जेडीयू का दामन छोड़कर मांझी के हम में शामिल हो गए। साल 2017 में जीतन राम मांझी से भी उनकी पटरी नहीं बैठी और एक बार फिर पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। तब से सम्राट बीजेपी में ही कमल खिला रहे हैं। साल 2020 में बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाया था और साल 2022 में वे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी बनाए गए। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी इस बार 35 सीट जीतने का लक्ष्य रखी है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 2021 चुनाव से पहले तृणमूल छोड़ बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी को चुनाव बाद पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। शुभेंदु ममता कैबिनेट में परिवहन मंत्री थे और उनके भतीजे से सियासी खटपट के बाद तृणमूल से दूरी बना ली थी। शुभेंदु के नेता प्रतिपक्ष बनाने के हाईकमान के फैसले का तब बीजेपी में विरोध भी हुआ था। मुकुल राय समेत कई नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी थी। स्थानीय स्तर पर भी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई थी। इसके बावजूद हाईकमान अपने फैसले पर टिका रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिशिर अधिकारी के बेटे शुभेंदु ने 1998 में तृणमूल कांग्रेस से ही राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी का दबदबा माना जाता है। आपको याद होगा कि साल 2021 में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में हराया था। अधिकारी अपने आक्रामक बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि 2021 के उपचुनाव में पार्टी को आसनसोल सीट पर हार का सामना भी करना पड़ा था। इसी तरह झारखंड में चुनाव बाद बीजेपी में आए और विधायक दल के नेता बनाए गए मरांडी का इतिहास भी दल बदलू वाले पन्ने से ही आता है। दरअसल जब झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता चली गई और उसके मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद भी विधायकी का चुनाव हार गए, तब हार के बाद पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष को लेकर अटकने लगने लगी। लेकिन बीजेपी ने चुनाव बाद पार्टी में आए बाबूलाल मरांडी को तवज्जो दी। हालांकि टेक्निकल वजहों से अब तक मरांडी भले नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए हों, लेकिन विधायकों का नेतृत्व मरांडी ही करते हैं। मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आदिवासी क्षेत्रों में उनकी काफ़ी पकड़ मानी जाती है। झारखंड में 14 में से 12 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने 2019 में जीत दर्ज किया था। पार्टी के लिए इस बार भी यहाँ पुराना प्रदर्शन दोहराने की कड़ी चुनौती है। इसी तरह 2021 में दोबारा असम में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने जांच की आस से घिरे और कांग्रेस से आए हेमंत बिस्वा शर्मा को राज्य की कमान सौंपी। शर्मा 2015 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। वे तरुण गोगोई सरकार में मंत्री थे और सरकार के अधिकांश विधायकों का उनके पास समर्थन प्राप्त था। 2016 के चुनाव में असम में कांग्रेस की करारी हार हुई। शर्मा बीजेपी के लिए कांग्रेस के कई गढ़ में सेन लगाने में कामयाब रहे। 2016 में उन्हें सर्बानंद सोनोवाल सरकार में मंत्री बनाया गया। 2021 में पार्टी ने सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्वा शर्मा को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक इसी तरह कभी बसपा के दिग्गज नेता, सांसद और पार्टी में ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा रहे ब्रजेश पाठक ने बसपा के हाथी से उतरकर बीजेपी का कमल लपक लिया और अब वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे के तौर पर प्रचारित किए जाते हैं। कुछ ऐसा ही प्रयोग बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी किया। हालांकि वहां दल बदल तो नहीं हो सका, लेकिन सत्ता का सुख और रिमोट बीजेपी के ही पास है
वहाँ उद्धव ठाकरे की कुर्सी उनके ही करीबी रहे एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से मिलकर छीन ली। शिंदे ने बीजेपी के सहयोग से राज्य में अपनी सरकार बना ली। कुछ ऐसे ही पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर सुनील जाखड़ जैसे नेताओं का हाल भी है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब आप सोचिए कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के मायने क्या हो गए हैं। धन्यवाद।